नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और जैसा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि करंट अफेयर्स की ये महत्वपूर्ण क्लास है आज की, जिसमें साल 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुत सारे डिसीजन दिए गए, उनमें से 10 मेजर डिसीजन आज हम बात करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि डिसीजन की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें से हमने विभिन्न जो न्यूज़पेपर्स और विभिन्न जो वेबसाइट्स हैं, उनका सहारा लेकर कुछ 10 मेजर डिसीजंस को हमने छांटा है, जिसमें कुछ संवैधानिक विषयों पर चर्चा हुई है। तो हम शुरू कर लेते हैं और बहुत तेजी के साथ हम बात करेंगे। लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट में हम ये 10 केसेस का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। केसेस में जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो केसेस का जो टाइटल होता है वो महत्वपूर्ण होता है, साथ ही उस केस में क्या व्याख्या की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल उसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत हुआ है, कोई पिछले केस का यदि संदर्भ दिया गया, तो 4-5 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो केस हम ले रहे हैं वो है अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी कहते हैं, बहुत ज्यादा चर्चित रहा था ये केस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात लिखी गई कि अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो घटना है उसने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए, इस एक्ट को बोला जाता है, जो वर्ष 2002 का है। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इस एक्ट का जो वर्ष है तो 2002 है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित रहा। वैसे तो पिछले कई वर्षों में चर्चित है, लेकिन 2024 में बहुत ज्यादा चर्चित रहा। तो वहां जमानत के जो मानदंड है, उनकी कठोर व्याख्या को शिथिल करने का प्रभाव डाला। हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम रहे हैं, उनको कुछ समय तक जेल में रखा गया था, और उस संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो एक्ट है, जिसको धन शोधन निवारण अधिनियम बोलते हैं, पीएमएलए एक्ट 2002 का, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्याख्याएं करी। क्या क्या व्याख्या की थी? सबसे पहली बात यह है, पीएमएलए के तहत जमानत के लिए नियमों की पुनरावृत्ति। तो अदालत ने जो है जमानत को नियम, एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपको ध्यान रखनी है, और कारावास को अपवाद के रूप में दोहराया है ना। उसमें उन्होंने लाइन कही थी कि जो कारावास है वो अपवाद है और जमानत जो है एक नियम है, यानी जमानत को जो है कारावास की तुलना में तरजीह दी जानी चाहिए, है ना। क्योंकि कोर्ट जो है इस बात पर विचार करता है कि दोष सिद्ध जब तक नहीं होता तब तक हर व्यक्ति को जो है निर्दोष माना जाए, और निर्दोष के रूप में उसे ट्रीटमेंट मिलने की आवश्यकता होती है। पहली बात। दूसरी बात, गिरफ्तारी की वैधता के लिए नया पहलू, एक नया पहलू आवश्यकता और अनिवार्यता, है ना। कि आवश्यकता क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो नीडफुल है और कौन सी चीज है जो कंपलसरी है, उसका यहाँ संदर्भ दिया गया था। फिर केजरीवाल की जो जमानत का प्रभाव है वो ये निकल कर आया कि केजरीवाल की जमानत ने जमानत के जो मानदंड है उनको शिथिल किया, और इसके संदर्भ में एक जो पुराना मामला था वहां कुछ कठोरता रखी गई थी, उस कठोर प्रभावों को यहाँ शिथिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की लंबी कारावास अवधि पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क था कि भाई वो कोई आदतन प्रकार के अपराधी नहीं है, और एक ऐसे संवैधानिक पद पर आसीन है जिस पद के लिए जनता ने चुना है। तो वहां इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जमानत की जो मापदंड है, उनको शिथिल किए जाने की जरूरत है। ठीक है, ये विधि के शासन के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं, ध्यान रखिए। ईडी और सीबीआई की जो गिरफ्तारी है, केजरीवाल को ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो पहला जो केस है महत्वपूर्ण वो है अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, जहां पर जमानत नियम, कारावास अपवाद, अनिवार्यता और आवश्यकता का जो संदर्भ है, और जो पीएमएलए एक्ट है 2002 का, धन शोधन निवारण अधिनियम, उसके तहत जो जमानत के जो मानदंड है उनको शिथिल करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट जो केस है वो है आरक्षित श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण की वैधता का केस, और ये केस का जो टाइटल है वो है पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह का केस है। 7 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा डिसीजन दिया गया। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 जो कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया नियमों की बात करता है, वो कहता है कि संवैधानिक जितने भी विषय होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी जरूरी है। तो यहाँ 7 न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई थी। सकारात्मक कार्रवाई न्यायशास्त्र पर निर्णय दिया गया, एक अफर्मेटिव एक्शन पर डिसीजन दिया गया। इसमें क्या कहा गया, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप इसका जो है थंबनेल भी देख पा रहे होंगे कि एससी और एसटी के भीतर सब कैटेगरी बना सकते हैं स्टेट, यानी कि इसमें पिछड़े और अधिक पिछड़े का जो एक संदर्भ होता है, जैसे अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर की अवधारणा आती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ये देखते हैं यदि कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनके भीतर यदि उपवर्गीकरण की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में, ताकि जो सामाजिक न्याय की जो कॉन्सेप्ट है, जो वंचित समूह को संरक्षण देने की जो कॉन्सेप्ट है, वो महत्वपूर्ण रूप से लागू की जाए। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि आरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियां जो है उनके भीतर उपवर्गीकरण बनाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा गया। मतलब एक सब जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ किया जा सकता है। 6 और 1 के बहुमत से पीठ ने क्या किया, देखिए 7 जो न्यायाधीशों का डिसीजन है, 6 का बहुमत आया। इसमें पुराना जो डिसीजन था उसकी समीक्षा भी हुई है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण निर्णय था ईवी चिनैया बनाम भारत संघ 2004 का जो फैसला है उसको पलट दिया। उसमें जो डिसीजन सुनाए गए थे उनको वहां पर पलट दिया गया है। तो ईवी चिनैया बनाम भारत संघ जो है ये एक महत्वपूर्ण केस के रूप में याद रखिएगा।
बहुमत ने तर्क दिया कि उपवर्गीकरण जो है मौलिक समानता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार्य था। मौलिक समानता का नियम आया है, तात्विक समानता भी इसको हम लोग बोलते हैं, सब्सटेंटिव इक्वालिटी भी बोलते हैं, आधारभूत समानता भी हम बोलते हैं, क्योंकि एससी एसटी सूची में विभिन्न समुदायों को अलग अलग स्तरों पर भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। हालांकि पीठ ने यह भी माना है कि जो उपवर्गीकरण बनाने वाला कोई भी जो कानून है वो अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है तो सभी राज्य जो है फिर इसमें उपवर्गीकरण अनिवार्य रूप से करें। यदि वास्तव में ऐसा लगता है, अनुभवजन्य साक्ष्य जिसको एम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं, एम्पिरिकल डेटा कहते हैं, यानी ऐसा वास्तव में लगता है कि जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें वास्तव में कहीं किसी स्टेट में ऐसा लगता है कि कुछ उपवर्गीकरण किए जाने की जरूरत है, तो स्टेट जो है इसके लिए अधिकृत है और ये सब न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगा। हो सकता है स्टेट, कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए स्टेट अपनी जो है पॉलिटिकल कारणों से या किसी प्रकार के सोशल प्रेशर के कारणों से इस प्रकार का वर्गीकरण करे जो मनमाने प्रकार का यदि हो जाए, तो फिर वो आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण में जब हम बात करते हैं कि कोई भी वर्गीकरण जो है वो मनमाने प्रकार का नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिए। मैंने कई बार बताया ईएल रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु स्टेट का बहुत पुराना केस है जहां कहा गया था कि समानता और जो मनमर्जी है वो साथ साथ नहीं चल सकती है ना, स्वच्छंदता और जो समानता का जो नियम है वो साथ साथ नहीं चल सकता है। तो ये सब कुछ न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। तो केस का नाम याद रखिएगा, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण मामला था वो था पॉक्सो अधिनियम, जो कि बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है और आरएएस के मेंस के एग्जामिनेशन में जो लॉ वाला सेक्शन है वहां ये अलग से सिलेबस के पार्ट के रूप में भी दिया गया है। एक महत्वपूर्ण एक्ट है ये, और जब हम बात करते हैं बच्चों को एक अच्छा जीवन हम सुनिश्चित कर सकें आर्टिकल 21 के माध्यम से, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 के माध्यम से, तो उस समय पर पॉक्सो जो अधिनियम है वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल पोर्नोग्राफी जो इस तरह के कंटेंट होते हैं जिसमें अश्लील और मतलब वो एक उसकी चरमता की सीमा होती है, पोर्नोग्राफी को लेकर काफी लंबे समय से भारतीय समाज में चर्चाएं रही हैं। कुछ लोग निजता के अधिकार के तहत पोर्नोग्राफी को जो है जायज ठहराते हैं, कुछ लोग इसे नैतिक मूल्यों के हनन के रूप में या एक सामाजिक प्रकार के जो है एक बुराई के रूप में चित्रित करते हैं। तो अलग अलग मत हैं, वो एक अलग विषय है। यहाँ विषय ये था कि जो बाल पोर्नोग्राफी है वो नहीं रखी जाएगी, उसका प्रसारण, उसका भंडारण, वो किसी प्रकार से उसका स्टोरेज वगैरह यदि किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको सर्कुलेट किया जाता है तो वो एक दंडनीय प्रकार का अपराध है, ताकि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखा जा सके। तो ये जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस हरीश एच, 2 न्यायाधीशों की पीठ थी ये। तो ये केस का नाम याद रखिएगा, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भारत अब उन अधिकार क्षेत्रों के समूह का हिस्सा है जिन्होंने बाल पोर्नोग्राफी को देखने, उसे संग्रहित करने, उसका स्टोरेज करने और उसको रखने को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया है। एक बात। दूसरा, इसमें पॉक्सो अधिनियम की धारा जो 15 है उसकी विशेष रूप से व्याख्या की गई, जिसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई कि सामग्री को अपने पास रखना और इसे हटाने और नष्ट करने में विफल रहना और वितरण के इरादे से इसे अपने पास रखना एक दंडनीय प्रकार का अपराध है। देखिए यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें लाइन दी गई कि चाइल्ड पॉर्न इज ए क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी है कि पॉक्सो एक्ट में वो बदलाव करे। क्या बदलाव करे कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द है उसकी जगह एक अलग शब्द यहां दिया था, ये CSAEM है ना, ये शब्द भी हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। इसका मतलब था चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव एंड एक्सप्लोटेटिव मटेरियल। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी जो कंटेंट जिसमें बाल पोर्नोग्राफी है उसे रखना, उसका वितरण करना, उसका स्टोरेज करना, ये सब एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है ना। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित रखने के लिहाज से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण केस रहा। फिर 4th नंबर का जो ये आया नागरिकता अधिनियम। हम जानते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक सिटीजनशिप की बात होती है ना, नागरिकता को लेकर। अच्छा, चूंकि नागरिकता के कई जो है आधार होते हैं और भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक कारणों से जो है चलता रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में विशेष प्रकार की स्थितियां देखी गई है। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें राज्यों की 4 प्रकार की श्रेणियां थी। 1956 में 7वें संशोधन से जो है फिर उस श्रेणी को 2 प्रकार का कर दिया गया और भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों से बढ़ते बढ़ते इससे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक आ गए। तो वर्गीकरण हुआ है। तो वहां नागरिकता का जो नियम है असम के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात हुई, क्योंकि असम में जो है जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, उससे बहुत पहले से जब वहां पूर्वी पाकिस्तान में दमन चक्र चल रहा था पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, और उसका जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, चूंकि भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर से लंबी जो सीमा है वो साझा करते हैं, सबसे लंबी सीमा भारत जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और जो पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 6ठी अनुसूची के राज्य हैं उनके साथ ये सीमा लगती है।
चूंकि पोरस बॉर्डर है, छिद्रदार बॉर्डर है, तो बहुत सारे जो शरणार्थी, बहुत सारे जो घुसपैठी है, वो वहां से आते रहे हैं लंबे समय से। तो उसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, या जो पश्चिम बंगाल है, या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो क्षेत्र हैं, वहां पर एक स्थानीय जो समुदाय होते हैं उनमें असंतोष व्याप्त होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो संसाधन हैं, उन संसाधनों पे जो बांग्लादेश से आए लोग कहीं अधिकार न जमा ले, या जो उस क्षेत्र के जो भी लाभ हैं, उन लाभों में कोई हिस्सेदारी ना देनी पड़ जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रही है। तो 1980 के दशक में आते आते असम में स्टूडेंट्स यूनियन, जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन था, आसू संगठन था, उसने एक एजिटेशन किया था, और कालांतर में 1985 में जो है राजीव गांधी सरकार के समय 8वीं लोकसभा में असम अकॉर्ड, असम समझौता किया गया। जो वो छात्र संगठन था, वो नागरिक समाज के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हुआ, और कालांतर में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में प्रस्तुत हुआ, जिससे असम गण परिषद, एजीपी भी हम लोग बोलते हैं ना, असम गण परिषद के रूप में। तो उस समय का ये संदर्भ रखा गया। तो इसमें जो है नागरिकता अधिनियम की धारा जो 6A है, उसकी वैधता बताई गई असम समझौते के संदर्भ में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस मामले में सवाल उठाया गया था कि क्या 1985 का असम समझौता है ना, तो असम समझौते का, क्योंकि आपको ध्यान है भारतीय राजनीति गत्यात्मकता, भारतीय लोकतंत्र की गत्यात्मकता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, और स्कूल लेक्चर में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर सब जगह काम आता है ना। तो 1985 में था असम समझौता, ईयर पूछ लेते हैं, कई बार सुमेलित में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसको लागू करने के लिए पेश किए गए नागरिकता अधिनियम जो है 1955 की धारा 6A जो है, वो अनुच्छेद 11, 14, 29, 326 और 355 का उल्लंघन करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 11 तो जो है नागरिकता के संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण है। आर्टिकल 29 जो है नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार देता है ना। आर्टिकल 326 जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 355 जो है वो संघ सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति से रक्षा करे, और प्रत्येक राज्य की सरकार का, प्रत्येक राज्य का जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालन जो है वो सुनिश्चित करे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। फिर असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6A जोड़ी गई थी, जिसमें कहा गया कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971, ये डेट याद रखिएगा, ये बांग्लादेश के संदर्भ में जो नागरिकता का विषय होता है उसके संदर्भ में कट ऑफ डेट मानी जाती है 25 मार्च 1971। नोट कर लीजिए जो भी बातें मैं कह रहा हूं। से पहले असम आए हैं और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख, ये महत्वपूर्ण है, 25 मार्च 1971 तय कर दी है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने कहा ना करंट के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, डायनेमिक्स के जो लिहाज है उसके हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्णय में धारा 6A को 4 और 1 के बहुमत से बरकरार रखा गया। इस दावे को खारिज करते हुए ये दावा खारिज किया कि यह प्रावधान असमिया संस्कृति को कमजोर करता है और भारी आक्रमण के बराबर है, क्योंकि आर्टिकल 355 की बात हुई ना। बहुमत ने असम की विशिष्ट पहचान को स्वीकार किया, ठीक है। बहुमत ने क्या करा कि असम की जो विशिष्ट पहचान है उसको यह स्वीकार किया, और इस बात पर जोर दिया कि असम की सांस्कृतिक चिंताएं प्रावधान के गैर कार्यान्वयन से उत्पन्न हुई है, ना कि इस प्रावधान से, ठीक है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा इसको यहां ले लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण डिसीजन है डायनेमिक्स के लिहाज से, करंट अफेयर्स के लिहाज से। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक पेज में हमने एक एक डिसीजन को लेने का प्रयास किया है। वैसे तो डिसीजन जब भी आता है तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन पेपर के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता, इस पर तो मैंने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, शॉर्ट्स भी बना रखा है। आजकल मैं काफी सारे शॉर्ट्स बना रहा हूं, उनको जरूर देख लीजिए, एक टॉपिक और उसमें बहुत सारी जानकारी जो 1-1.5 मिनट के अंदर मैं उसमें समाहित कर रहा हूं बहुत अच्छे से। उसके जो है वो ग्राफिक्स हमारी टीम बनाती है, तो उनको प्लीज आप देख लीजिए, मेरा निवेदन है बार बार, उनको देख लीजिए बहुत अच्छे से, और ताकि उसमें बहुत सारी चीजें हमको मिल रही है, आगामी एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता है, इसके लिए जो केस है वो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म बनाम भारत संघ का केस था, एडीआर का केस था, मैंने बताया भी था ये। उसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, इसमें तो काफी व्यापक चर्चा कर चुका हूं मैं, तो केस का नाम ध्यान रख लेना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ जो है उसने 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। फरवरी में डिसीजन आ गया था, और इसमें जो है न्यायालय ने सर्वसम्मति से माना था कि मतदाताओं को पार्टी के वित्त पोषण के स्रोतों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। इसमें जो है सूचना के अधिकार की बात की गई थी, ठीक है। मेजर बिंदु अगर देखें इसमें, तो सूचना का अधिकार और एक अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 खंड 1 और उपखंड जो है क, जिसे इंग्लिश में स्मॉल ए से हम लिखेंगे, उसके तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो संदर्भ था। एक क्विड प्रो को का संदर्भ आया था, शॉर्ट्स में मैंने बना रखा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिल्किस बानो दोषियों को दी गई छूट वापस लेना। ये केस है, महत्वपूर्ण केस था। बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत संघ, एक बहुत महत्वपूर्ण ये मामला था। वर्ष 2002 के जो गोधरा जो रेल का जो अग्निकांड हुआ, उसके पश्चात गुजरात में जो दंगे हुए और उनके संदर्भ में एक घटनाक्रम घटित हुआ था और बिल्किस बानो मामला था। वहां एक जो है सामूहिक बलात्कार का एक मामला प्रस्तुत हुआ था और उसमें कई वर्षों तक जो है केसेस चले, कई वर्षों तक जो है उसमें कई प्रकार के डिसीजन आए। तो अब जो फाइनल एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें क्या दिया कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के जो आदेश है उसको रद्द करने वाला फैसला सुना। गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया था। दोषियों को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ये ध्यान रखिए, बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत संघ का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला था और काफी पुराना मामला था। फिर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसमें भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक जो संदर्भ है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की जो बात होती है, ठीक है ना, और खासकर आर्टिकल 30 जो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनको अपनी पसंद की, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, उसका एक संदर्भ है। बहुत वर्षों पहले अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का केस आया था, मैं क्लासेस में अक्सर इसका जिक्र करता रहा हूं, बहुत पहले से भी बहुत बार जिक्र किया है इसका। तो उसमें जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया गया था, उसकी स्थापना केंद्रीय विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा की गई थी और ये माना गया था कि कोई भी संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में तभी जो है मान्यता प्राप्त करेगा जब उसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा की गई हो। लेकिन अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नए प्रकार का डिवीजन प्रदान किया। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा, ये केस का नाम याद रखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल। यहां देखिए अल्पसंख्यक दर्जे की कानूनी व्याख्या, ये बड़ा एक अच्छा सा ग्राफिक लिया है हमारी टीम के द्वारा। ऐतिहासिक मिसाल 1967 का 1967 का जो अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के मामले का खंडन किया गया है। लिखा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह बनाम भारत संघ में 5 जजों की बेंच के द्वारा स्थापित 57 ईयर पुरानी जो मिसाल उसको खारिज कर दिया। अजीज बादशाह मामले में क्या पाया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, है ना, आर्टिकल याद रख लीजिए, केसेस का नाम याद रख लीजिए, बार बार कह रहा हूं, के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना एक फेडरल जो लॉ था, संघीय कानून यूनियन लॉ के तहत की गई थी 1920 मतलब आजादी से पहले कर दी गई थी और वो तर्क भी मैंने दिया आपको। वर्तमान मामले में 4 और 3 के बहुमत से न्यायालय ने यह माना कि कानूनी साधन के द्वारा जो शामिल किए गए संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो सकता है ना, पहली बात, यदि संस्थापक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हो। तो एक तो ये महत्वपूर्ण लाइन आई। फिर इसने अनुच्छेद 30 का के तहत स्थापित किसी भी धार्मिक या भाषाई शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए। महत्वपूर्ण लाइन, ये पैरामीटर एक छोटी बेंच को अब ये निर्धारित करने में सहायता करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। तो पहली बात कि जो पुराना मामला था अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का, उसमें जो व्याख्याएं दी गई थी उन व्याख्याओं को खारिज करते हुए एक नए प्रकार की जो व्यवस्था है, मापदंड है, वो स्थापित किए हैं। संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश और विशेष रूप से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लागू है और भविष्य के कानूनी मामलों पर इसका प्रभाव उत्पन्न हो सकेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 2 केस बड़े महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार के भी 2024 में आए, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए 9 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा डिसीजन हुआ, तो कितना महत्वपूर्ण मामला है। भौतिक संसाधन के रूप में निजी संपत्ति, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला था। 9 न्यायाधीशों की पीठ थी। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सबसे पहला, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला है, क्या उसके बाद भी संविधान में अनुच्छेद 31C जो है विद्यमान रहा। अनुच्छेद 31C की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए राज्य यदि लॉ बनाता है तो उन लॉ को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं। तो 39B और 39C में क्या लिखा गया, उसमें लिखा गया समुदाय का जो भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण किस प्रकार से हो कि सामूहिक हित की प्राप्ति, और साथ ही ये कहा गया कि जो धन और उत्पादन के साधन है वो कुछ ही हाथों में उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, है ना। बड़े महत्वपूर्ण डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 39B और 39C। और भारत में 1951 से 1980 तक फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर जो सरकार, संसद और न्यायपालिका के मध्य जो एक विवाद की स्थिति रही थी संशोधन और केसेस का, उसमें 39B और 39C और आर्टिकल 31 इनका महत्वपूर्ण संदर्भ आता है। कई बार मैंने क्लासेस में बताया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि और मिनर्वा मिल्स तो वो मामला है जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बैलेंस जो है राज व्यवस्था की आधारशिला है। ठीक है। दूसरा, क्या निजी स्वामित्व वाली संपत्ति संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन थी। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात कि 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि संविधान में अनुच्छेद 31C का अस्तित्व
बना रहेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि संविधान में अनुच्छेद 31C का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से बचाता है। इसका मतलब यह है कि 39B और 39C, फिर से बोल देता हूं, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित के लिए 39B, 39C कहता है धन और उत्पादन के साधनों का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण होने से रोका जाएगा। मतलब समाजवादी प्रकृति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है। के तहत धन पुनर्वितरण सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 8 और 1 के बहुमत से न्यायाधीशों ने यह भी माना कि अनुच्छेद 39B के तहत निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियां समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। बहुमत ने तर्क दिया कि निजी संपत्ति एक भौतिक संसाधन हो सकती है यदि वह उपलब्धता, राष्ट्रीयकरण, अधिग्रहण जैसे कुछ मापदंडों को पूरा करती है। और सीजे चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि यदि न्यायालय मानता है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय का भौतिक संसाधन है तो संविधान के आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श का खंडन करेगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यदि किसी की निजी संपत्ति है तो वो उसकी बरकरार रह सकती है, जरूरी नहीं कि उस निजी संपत्ति को भौतिक संसाधन मानते हुए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर डेमोक्रेसी का जो आर्थिक पक्ष है, जो लोगों को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराता है, आर्थिक समानता उपलब्ध कराता है, आर्थिक जो अवसर उपलब्ध कराता है, फिर उसका खंडन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें एक और केस आया, खान और खनिजों का कराधान और औद्योगिक अल्कोहल का विनियमन। इसमें संघ सूची और राज्य सूची के जो प्रावधान है उनकी व्याख्या हुई, जो संपत्ति है उसका एक संदर्भ आया। तो माइनिंग और जो मिनरल्स हैं और जो अल्कोहल है, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, उसका रेगुलेशन खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण, एक तो ये केस इसमें आया, और दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लालता प्रसाद वैश्य, 9 न्यायाधीशों की पीठ। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी को लेकर और संघ राज्य संबंधों को लेकर ये 2 महत्वपूर्ण केस हैं जिसमें 9 न्यायाधीशों की पीठ जो है 2024 में महत्वपूर्ण डिसीजन देती है। खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 8 और 1 का बहुमत, यहां भी देखिए 8 और 1 का बहुमत आया था, यहां भी 8 और 1 का बहुमत था। ये माना कि खान और खनिजों पर कानून बनाने की जो संसद की शक्ति है वो इस हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती कि इस विषय पर कानून बनाने की राज्यों की शक्ति का अतिक्रमण कर ले। मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं कि इन दिनों कुछ अच्छे क्वेश्चन सूची में से भी आ रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में से। तो कुछ 15-15, 10-10 जो विषय हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का, आप रट लीजिए। विषय बहुत सारे हैं, लगभग 200 प्लस विषय हैं तीनों सूचियों में लगे। इतने सारे तो नहीं रट सकते, ना रटने हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी फिलहाल, तो है ना। वो रट सकते हैं तो बहुत सी बात है, लेकिन 10-10, 15-15 विषय तो हम देख ही सकते हैं ना महत्व के हिसाब से। तो ये विषय देख लीजिएगा, खान और खनिज पर कानून बनाना है संसद की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 7वीं अनुसूची की सूची 1 के तहत जो संघ सूची होती है, संघ की शक्तियों का उपयोग उन शक्तियों को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता जो सूची 2 यानी राज्य सूची में राज्यों को दी गई है। इस प्रकार राज्य सरकारों के पास औद्योगिक शराब को विनियमित करने की शक्ति थी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो खान और खनिज पर संसद, औद्योगिक शराब का विनियमन जो है ये राज्यों की शक्ति है। इन मामलों में जिन्हें राज्य की स्वायत्तता के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा गया, ये संघवाद से भी रिलेटेड विषय हो गया। राज्य की स्वायत्तता जब भी शब्द आ जाता है तो ये संघवाद का विषय बन जाता है, ठीक, ध्यान रखिए। तो बहुमत ने पाया कि राज्यों और केंद्रों के बीच विधायी शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने दोनों सूचियों की व्याख्या इस तरह से करने के महत्व पर जोर दिया। इसे समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत भी कहा जाता है पॉलिटी में ना, समन्वयकारी अर्थान्वयन। उन्होंने दोनों सूचियों की व्याख्या इस तरह से करने के महत्व पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित हो कि राज्यों की कानून बनाने की शक्तियों को संकीर्ण रूप से नहीं देखा जाए, है ना। तो एक व्यापक व्याख्या करने की जरूरत है। फिर है ये डिसीजन बड़ा महत्वपूर्ण, ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा ये डिसीजन, और इसमें अवैध बुलडोजर विध्वंस को रोकने के लिए दिशा निर्देश इसमें दिए गए। पिछले कुछ समय से भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत इस प्रकार के जो मामले देखे जा रहे थे कि कहीं किसी प्रकार का यदि अपराध होता है, कोई दंगे होते हैं, किसी प्रकार का मान लीजिए कोई किसी को मार दिया जाता है, तो वो जो दोषी था उस दोषी के घर पर, उसके प्रतिष्ठान पर जो है वो बुलडोजर चला दिया जाता था। तो ये एक जो है कई लोगों को ये चीज बड़ी रुचिकर, उपयुक्त लग सकती है, और कई लोगों को ये अनुपयोगी प्रकार की लग सकती है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मौलिक अधिकार, शक्ति पृथक्करण और कानून के शासन की रक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अवैध बुलडोजर विध्वंस, आप देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जो अवैध बुलडोजर विध्वंस यानी उसको रोकने का दिशा निर्देश है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह के बुलडोजर विध्वंस से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अब उसका घर तोड़ दिया गया, प्रतिष्ठान तोड़ दिया गया, तो उसके साथ जो उसके आश्रित थे, उसके फैमिली मेंबर्स थे, तो उनकी तो कोई स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष तो कोई गलती नहीं है, मान लीजिए अगर उनकी सहभागिता नहीं थी, तो वो व्यक्ति की के
ऊपर जो अपराध था, आरोप था, और अभी तो वो सिद्ध भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही जो है प्रशासनिक शक्ति का वहां प्रयोग कर दिया गया। साथ ही उसके जो परिवारजन थे उनको जो है उसके कारण जो है नुकसान झेलना पड़ा। तो ये एक जो है सामाजिक जो लिहाज से भी उचित नहीं है, संवैधानिक लिहाज से भी उचित नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया। जैसे कि आश्रय का अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 21 जो आश्रय का अधिकार की बात करता है। फिर कार्यकारी न्यायाधीश जो इसको हम बोलते हैं, जब प्रशासनिक अधिकारी जो है वो जब मैजिस्ट्रियल पावर उपयोग करते हैं ना, आर्टिकल 50 में कहा गया है ना कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाएगा। ठीक है, तो जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो यहाँ जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका में प्रस्तुत हो जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने माना। तो कार्यकारी न्यायाधीश और जूरी बनाकर शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि आर्टिकल 50 की बात हो रही है। और कानून के शासन को कमजोर किया जाता है, जो आर्टिकल 14 की बात है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 21 का संदर्भ आ गया, आर्टिकल 50 का संदर्भ आ गया, आर्टिकल 14 का संदर्भ आ गया। पीठ ने कुछ प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश भी निर्धारित किए। सबसे पहला कि जो किसी भूखंड का जो भी मालिक कब्जाधारी है उसको कम से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाए। कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को नोटिस के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसने यह भी माना कि यदि किसी प्रक्रिया का उल्लंघन होता है तो जमीनी स्तर के जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी जेब से इसका भुगतान करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रकार का डिसीजन था 2024 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं देख पा रहा हूँ लगभग 25-26 मिनट की क्लास हुई है। मैंने जैसा बोला भी था कि 15-20 या 25 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट के 10 महत्वपूर्ण केस जो 2024 के केस से उनका जिक्र किया। विभिन्न न्यूज़पेपर से, विभिन्न वेबसाइट से मैंने सामग्री इकट्ठा की है। ठीक है, और जहाँ से भी हमने सामग्रियाँ ली है उन सभी का बहुत आभार है। इसमें लाइव लॉ जो एक वेबसाइट है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर एक वेबसाइट है। ठीक है, और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, जागरण न्यूज़पेपर है, बीबीसी न्यूज़पेपर है। ठीक है, और न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी जो जहाँ से हम सामग्री लेते हैं उन सभी का आभार है इसके लिए। ठीक है, और तो आप स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इन केसेस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में हमने बात करी, एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है आगामी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिए। मिलता हूं आप सभी से कल नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।